हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक। ये एक फार्मा कंपनी है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ह्यूमन फार्मा नहीं, एनिमल फार्मा से रिलेटेड है। यानी कि जानवरों के लिए जो दवाई होती है और जो उनकी एपीआईज होती हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के की हाइलाइट्स के बारे में, यानी कि इस वीडियो में हम किस किस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में कि ओवरऑल इंडस्ट्री के डायनामिक्स कैसे हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री किस रेट से ग्रो कर रही है और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कौन कौन हैं। फिर हम बात करेंगे की कॉम्पिटिटर्स के बारे में, यानी कि ग्लोबली कौन कौन से की प्लेयर्स हैं जो कि इस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी के बारे में डिटेल में, इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, ये कंपनी क्या क्या काम करती है, इस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल कैसा है, इनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे लगते हैं, इनमें इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या की रिस्क हमें देखने चाहिए, और फाइनली हम बात करेंगे वैल्यूएशन के बारे में, यानी कि जो की रेशियोज़ हैं। आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा सीक्वेंट साइंटिफिक कंपनी के बारे में और ओवरऑल एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में। ओवरऑल हम इस चैनल पे इन डेप्थ एनालिसिस में बिलीव करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले सकें। इस वीडियो को आप एक स्टार्टिंग पॉइंट समझिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सी रिपोर्ट्स और बहुत सी यूज़फुल लिंक्स जो है प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप देख के और अपना कन्विक्शन बिल्ड कर सकते हैं और अपनी जो है नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ। तो ग्लोबली जो एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो एक 36 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है, जो कि कंपेनियन और प्रोडक्शन एनिमल्स में डिवाइडेड है। कंपेनियन एनिमल्स वो हैं जो कि इंसान के साथ रहते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, और जो प्रोडक्शन एनिमल्स हैं वो हैं जिन्हें इंसान मीट या फिर दूध के लिए यूज़ करता है। ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो 6% से एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगी फ्रॉम 2020 टू 2025। अब जो है 6% ग्रोथ सुनकर आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इसमें हमें एक अच्छी कंपनी कैसे मिलेगी। तो स्लो मूविंग इंडस्ट्री होने से बहुत फ़ायदे भी रहते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो कि रहता है वो ये है कि क्योंकि इंडस्ट्री स्लो ग्रो कर रही है तो नए कॉम्पिटिटर्स जनरली नहीं एंटर करते हैं इस फील्ड में। वहीं अगर हम एक फास्ट मूविंग इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि अगर हम इंडिया में OTT का एग्जांपल ले लें, यानी कि जो आप वीडियो कंजम्पशन देखते हैं, जो कि आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, तो क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, हर साल 40, 50, 100% से ग्रो कर रहा है, तो उसी तरीके से जो है नए नए वीडियो प्लेटफॉर्म्स जो है एंटर कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन है। इस वजह से कंपटीशन की वजह से होता क्या है कि सारे के सारे प्लेयर्स सफ़र करते हैं और सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा लॉस झेलते हैं फॉर सेवरल ईयर्स अनटिल कंसोलिडेशन हो, जब तक कि काफ़ी प्लेयर्स जो है वो बैंकरप्ट ना हो जाए। तो एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो एक स्टेबल इंडस्ट्री है जो कि एक मीडियम पेस 5-6% से ग्रो कर रही है। तो अगर आप इस तरीके की इंडस्ट्री में, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग इंडस्ट्री नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ इंडस्ट्री भी नहीं है, अगर आप इस तरीके की इंडस्ट्री में एक हाई ग्रोथ कंपनी को ढूंढते हैं तो वो जनरली बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होती है। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि सीक्वेंट साइंटिफिक जो है वो किस रेट से ग्रो कर रही है। ओवरऑल इस इंडस्ट्री में हमें काफ़ी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी जो है मेन बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और कौन कौन सी जो कंपनीज़ हैं वो लास्ट कुछ सालों में जो है मर्ज हुई हैं या फिर एक्वायर हुई हैं। जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं वो ओवरऑल इंडस्ट्री का 56% मार्केट शेयर रखती हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट चंक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ओवरऑल इस इंडस्ट्री में कितने कम प्लेयर्स ऑपरेट कर रहे हैं। एट अ हाई लेवल जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो बहुत ही बोरिंग इंडस्ट्री है, कुछ भी ऐसा फैसिनेटिंग नहीं है जैसा कि आप न्यू एज टेक प्लेटफॉर्म्स में या फिर इलेक्ट्रिक कार्स में देखते हैं कि भाई बहुत कुछ नया नया हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, कम फ्लक्चुएट होने वाली इंडस्ट्री है, और ये जो चीज़ है आपको इसके प्रोडक्ट्स के प्राइजेज़ में भी देखने को मिलती हैं। जैसे ह्यूमन फार्मा है, उसके जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं और बहुत से नए नए प्लेयर्स एंटर करते हैं और जो है बहुत ज़्यादा R&D होता है। एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहते हैं और एक रीज़नेबल R&D होता है। आप खुद ही समझ सकते होंगे कि ऐसा क्यों है। अगर आप ह्यूमन फार्मा से कंपेयर करें तो अगर मान लीजिए एक बहुत ही रेयर डिसीज़ है जो बहुत ही कम लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, तो पर जो है वो उसकी सफरिंग बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सी जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा R&D करके उसकी मेडिसिन निकाल लेंगे और बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, और तब भी बहुत से लोग जो कि उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो पैसे देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर मान लीजिए उनमें ऐसी कोई डिसीज़ हो जाती है जिनकी
वजह से बहुत कम एनिमल्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, बट उन्हें सफरिंग बहुत ज़्यादा है, तो भी जो मतलब उसके मालिक होंगे वो उतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल मोटिव से उस एनिमल को पाल रहे हैं। तो इसीलिए जो है R&D स्पेंड भी काफ़ी लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन फार्मा, और साथ ही साथ जो प्राइजेज़ हैं वो भी कम फ्लक्चुएट करती हैं। तो ओवरऑल जो है आप इसे एक FMCG इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इंडिया में ब्रिटानिया है, पार्ले है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और नए प्लेयर्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं, और जो है आपको मर्जर और एक्विजिशंस देखने को भी मिलते हैं इस इंडस्ट्री में। आई होप इससे आपको थोड़ा आइडिया लगा हो कि एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो ओवरऑल कैसे ऑपरेट करती है। अब मैं बात कर लेता हूँ टॉप 5 कंपनीज़ के बारे में। तो टॉप 5 कंपनीज़ में अगर आप देखेंगे तो ज़ोइटस है, मर्क है, बोरिंगर है, एलेंको है, बेयर है। तो ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो फार्मा की जो बेहीमॉथ्स हैं, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड और बहुत ही सबसे फेमस बड़ी कंपनियां हैं वर्ल्ड वाइड। जनरली जो है US और यूरोपियन मार्केट की कंपनीज हैं ये। तो ये जो 5 कंपनियां हैं ये ओवरऑल 56% मार्केट शेयर जो है रखती हैं ग्लोबल एनिमल हेल्थ केयर मार्केट का। यानी कि जो $36 बिलियन था उसमें से $20 बिलियन जो है वो इन 5 कंपनियों के थ्रू आता है। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में। तो इस स्लाइड में हम कंपेयर कर रहे हैं इन 5 इंडस्ट्रीज को, जो कि हैं FMCG इंडस्ट्री, स्पेशलिटी फार्मा इंडस्ट्री, कमोडिटी जेनेरिक इंडस्ट्री, ब्रांडेड जेनेरिक इंडस्ट्री और ग्लोबल एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं R&D एक्सपेंसेस के बारे में। स्पेशलिटी फार्मा जो है वो कंपनीज होती हैं जो कि स्पेशलिटी ड्रग्स बनाती हैं। अब स्पेशलिटी ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि या तो बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट होते हैं या बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स ड्रग्स होते हैं। वहीं अगर हम कमोडिटी जेनेरिक इंडस्ट्री की बात करें तो ये कमोडिटी फार्मा इंडस्ट्री की तरह है जो कि जेनेरिक ड्रग्स बनाती है, यानी कि ऑफ पेटेंट ड्रग्स बनाती है और बल्क में बनाती है। तो इंडिया में जो जनरली कंपनीज आप सुनेंगे जैसे कि सन फार्मा हो गई या डॉक्टर रेड्डी हो गई, इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो सारी कमोडिटी जेनेरिक इंडस्ट्री में बिलोंग करती हैं, और साथ साथ उनके ब्रांडेड जेनेरिक भी होते हैं। अब ब्रांडेड जेनेरिक भी जेनेरिक प्रोडक्ट्स ही होते हैं, बट जो है साथ में एक ब्रांड एसोसिएटेड होता है जिसकी वजह से आप वो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा बेच सकते हैं। तो अगर हम R&D एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं वो R&D पर स्पेशलिटी फार्मा कंपनीज जो है करती हैं, क्योंकि उनके जो ड्रग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। वहीं अगर हम ग्लोबल एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो जो एनिमल हेल्थ की इंडस्ट्री है वो FMCG से ज़्यादा स्पेंड करती है, बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करती है, यानी कि जो ओवरऑल इनका R&D एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। जो सेकंड पॉइंट है कंपैरिजन का वो है रेगुलेटरी बैरियर्स। इसमें जो ग्रीन है वो मतलब कि बहुत ही कम बैरियर्स हैं। रेगुलेटरी यानी कि गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत कम हैं। वहीं अगर हम येलो की बात करें तो मीडियम है, और रेड की बात करें तो ज़्यादा हैं। तो इसमें भी जो सबसे ज़्यादा रेगुलेशन है वो स्पेशलिटी फार्मा में है। वहीं अगर हम ग्लोबल एनिमल हेल्थ की बात करें तो उसमें भी थोड़े रेगुलेशंस हैं, बट स्पेशलिटी फार्मा से कम है। इसे आप एक कमोडिटी जेनेरिक कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन। तो जिस प्रकार जैसे FDA है जो कि अप्रूव करता है ड्रग्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एक इक्विवेलेंट बॉडी है हर कंट्री में जो कि एनिमल को जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं उन्हें अप्रूव करती है। तो रेगुलेटरी बैरियर हैं, बट स्पेशलिटी फार्मा से कम है। वहीं अगर हम IP बैरियर्स की बात करें तो IP बैरियर्स जो हैं वो पेटेंट बैरियर्स होते हैं, यानी कि बहुत सी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेटेंटेड होती हैं, तो जो है दूसरी कंपनियां उन्हें नहीं बना सकती। उस टर्म्स में जो बैरियर्स हैं वो स्पेशलिटी के फार्मा में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हैं। वहीं अगर हम जो है जेनेरिक ड्रग्स की बात करें तो उनमें कम है। सिमिलरली जो ग्लोबल एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उनमें भी IP बैरियर्स कम हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक जो ड्रग्स हैं वो ऑफ पेटेंट हो चुके हैं और उन्हें कोई भी कंपनी चाहे तो बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है ब्रांड बिल्डिंग एंड लोकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ। तो जो एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें बहुत से फेमस ब्रांड्स हैं जो कि एक नॉर्म बन गए हैं, और ज़्यादातर जो मतलब जानवरों के डॉक्टर हैं वो मतलब सॉल्ट लिखने की बजाय उन ब्रांड्स को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एक FMCG से कंपेयर कर सकते हैं, पर एक FMCG में जैसे बहुत ज़्यादा ब्रांड रिकॉल होता है। जैसे अगर हम एक ब्रिटानिया या पार्ले की बात करें तो उनमें जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कस्टमर, मतलब जो कस्टमर्स हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स डिमांड करते हैं। वहीं अगर हम जो है एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन पे जो है लोग दवा खरीदते हैं तो काफ़ी स्पेसिफिक दवा ही प्रिस्क्राइब करी जाती है। तो उस सेंस में जो है वो एक हाई ब्रांड रिकॉल और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ब्रांड बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू सक्सीड इन द इंडस्ट्री।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लोकल नो हाउ या फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। अगर हम ब्रांडेड जेनरिक की बात करें तो जैसे रेगुलेटेड मार्केट्स में, यानी कि जो बड़ी मार्केट्स हैं यूएस, यूरोप, इनमें जो है हमें पता रहता है कि कौन सा डॉक्टर क्या प्रिस्क्रिप्शन जो है, क्योंकि सेंट्रलाइज डेटाबेसेस होते हैं, मतलब काफ़ी हद तक डेटा जो है वो अवेलेबल रहता है फॉर द प्रोडक्ट्स कि अगले कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है। सिमिलरली जो है कौन सी कंपनीज़ के प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहे हैं और कौन सी कंपनी के कम चल रहे हैं। लेकिन एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो लोकल नो हाउ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर रीजन में, हर छोटे छोटे रीजन में जो है उस बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है कि जो है कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और कौन से प्रोडक्ट की कम है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। फाइनली जो है मैनेजमेंट। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि लोकल नो हाउ बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है हमें ग्लोबल लोकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। यानी कि एक ग्लोबल मैनेजमेंट जो कि ओवरऑल चीज़ें मैनेज करेगी, प्लस साथ में जिस कंट्री में एक्सपोर्ट करनी है मेडिसिन, उस कंट्री की लोकल डिमांड और उस कंट्री की लोकल चीज़ों को जज करने के लिए एक लोकल मैनेजमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं अगर हम एक कमोडिटी ड्रग की बात करें या ब्रांडेड ड्रग की बात करें तो उनमें मतलब काफ़ी हद तक डेटा अवेलेबल होता है। तो जैसे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सिर्फ इंडिया में रहकर भी एक्सपोर्ट कर पाती हैं विदाउट अ लोकल मैनेजमेंट इन द कंट्री दे आर एक्सपोर्टिंग टू। तो चलिए, अब हमें ये समझ में आ गया है कि जो एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसके प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो अब हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि सीक्वेंट साइंटिफिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सीक्वेंट साइंटिफिक कंपनी है वो 1985 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी, और एपीआई, वेटनरी फॉर्मुलेशंस और बायो एनालिटिकल सर्विसेज, इन 3 डिवीजन में काम करती है। तो एपीआई जो है, अगर आप समझेंगे तो एक बल्क ड्रग है, या फिर जो दवाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं एपीआई, जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं। वेटनरी फॉर्मुलेशन की बात अगर करें तो जो बेसिकली दवा है उसे हम फॉर्मुलेशन कहते हैं, और जो बायो एनालिटिकल सर्विसेज हैं वो एक सीआरओ की तरह समझ सकते हैं। यानी कि एक दवा को बनाने के लिए जो आर&डी की ज़रूरत होती है, जो रिसर्च की ज़रूरत होती है, वो उसमें जो है ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ की हेल्प करती हैं। तो बेसिकली वो जो है अपना जो रिसर्च का काम है वो आउटसोर्स कर सकते हैं एक ऐसी कंपनी को जो कि सीआरओ का काम करती हो या बायो एनालिटिकल सर्विसेज देती हो। बाय द वे, सीआरओ का मतलब है क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम आज के समय बात करें तो एक प्योर प्ले एनिमल हेल्थ कंपनी है, यानी कि ह्यूमन फार्मा से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करती। तो जो सारी दवा और एपीआई जो बनाती है वो एनिमल हेल्थ से रिलेटेड है। आज की डेट में कंपनी के 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया, स्पेन, टर्की, ब्राज़ील एंड जर्मनी। इसमें अगर बात करें तो जो इंडिया है उसमें मेनली एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। वहीं अगर हम स्पेन, टर्की, ब्राज़ील और जर्मनी की बात करें तो इनमें जो है वो फॉर्मुलेशन यानी कि एक्चुअल दवा बनती है। और स्पेन जो है वो यूरोप को टारगेट करने के लिए इन्होंने जो है यूज़ किया हुआ है। टर्की जो है, इनकी टर्की काफ़ी बड़ी मार्केट है, उसके लिए यूज़ करा है। ब्राज़ील की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो जो है पूरे साउथ अमेरिका को टारगेट करने के लिए है। और सिमिलरली जो है जर्मनी, जो कि काफ़ी रिसेंटली इन्होंने एक्वायर करा है, वो भी यूरोपियन मार्केट को टारगेट करता है। तो अगर हम थोड़ा पहले जाएं, थोड़ी कंपनी की हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो 2014 से पहले ये कंपनी 3 चीज़ों में ऑपरेट करती थी: स्पेशलिटी केमिकल्स, एनिमल फार्मा और ह्यूमन फार्मा। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिवीजन है वो इस कंपनी ने 2014 में जो है सेल ऑफ कर दिया। सिमिलरली जो 2018 में जो आपका ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड डिवीजन था उसे डाइवर्स्ट कर दिया, और एक लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, सोलारा एक्टिव फार्मा। वो जो कंपनी है पहले सीक्वेंट फार्मा के साथ ही मिलके दोनों एक ही कंपनी हुआ करती थी। तो फाइनली अगर हम आज की बात करें तो कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ एनिमल हेल्थ से रिलेटेड ही काम करती है। आज की डेट में जो है ये एक 20th लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड वाइड फॉर एनिमल हेल्थ। अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ओवर द ईयर्स कंपनी जो है किस तरीके से बदली है एट अ हाई लेवल में आपको समझाना चाहूँगा। तो 2016 तक जो है वो अपना बेस एस्टैब्लिश कर रहे थे। फ्रॉम 2016 to 2018 जो है दे वर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़, और 2019 एंड बियॉन्ड अब प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर ली हैं। तो अगर हम बेस एस्टैब्लिश करने की बात करें तो 2016 तक जो है ये लोग अपनी फैसिलिटीज़ बिल्ड कर रहे थे फॉर एपीआईज। 2016 से 2018 तक जो इनका मेन फोकस था वो ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को अक्वायर करें जिनके पास नए से नए प्रोडक्ट्स हों और
ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल रीच मिले। तो अगर आप कंपनी की थोड़ी सी पास्ट परफॉर्मेंस में जाएंगे तो इस दौरान जो है वो कंपनी की परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट्स बहुत ही कम थे, डेट टू इक्विटी बहुत ही हाई था, बहुत ज़्यादा डेट था, क्योंकि इस दौरान जो है कंपनी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को एक्वायर कर रही थी। टर्की की जो कंपनी है उसे इन्होंने एक्वायर करा, जर्मनी में इन्होंने एक्वायर करा, सिमिलरली जो है ब्राज़ील में एक्वायर करा, स्पेन में एक्वायर करा। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आउटसाइड इंडिया हैं वो सब ये एक्वायर किए इन्होंने, और साथ साथ जो है अपने जो बाकी डिविजन्स थे उन्हें डाइवेस्ट किया तो और पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करी। तो फाइनली अगर हम आज की बात करें 2019 एंड बियॉन्ड, तो आज की डेट में जो है कंपनी की काफ़ी बड़ी जोग्राफिकल प्रेजेंस है इन सो मेनी कंट्रीज़, मोर देन 100 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड, और जो है 20th लार्जेस्ट एनिमल फार्मा की कंपनी बन चुकी है। और अब जो है कंपनी का फोकस ये है कि जितनी भी हमने फैक्ट्रीज़ एस्टैब्लिश करी हैं उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है अपने प्रोडक्ट्स लेके जाएं, हाई मार्जिन प्रोडक्ट लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस बनाएं। तो अगर आप देखेंगे कि 2019 से लेके अब तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी ड्रास्टिक जंप देखने को मिला है। तो अगर मैं कंपनी के सेगमेंट्स की बात करूं तो जो फाइनेंशियल ईयर 2015 था उसमें 65% जो है वो रेवेन्यू API से आता था, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से आता था, और सिर्फ 35% जो है वो फार्मूलेशन से आता था। वहीं अगर मैं FY20 की बात करूं तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया है, 35% API है और 65% फॉर्मुलेशन है। सिमिलरली अगर मैं मार्केट प्रेजेंस की बात करूं तो FY15 से लेके FY20 तक जो रेगुलेटेड मार्केट का शेयर है वो 33% से बढ़ के 68% हो गया है। वहीं जो लेस रेगुलेटेड मार्केट है वो 67% से गिर के 32% रह गए हैं। तो इसमें जो रेगुलेटेड मार्केट है वो यूरोप और US है, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं। वहीं अगर मैं डेवलपिंग नेशंस की बात करूं जैसे कि ब्राज़ील है या फिर अफ्रीकन नेशंस हैं या फिर इंडिया है, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो लेस रेगुलेटेड मार्केट हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो मार्केट प्रेजेंस है इनिशियली 100% जो था वो इमर्जिंग मार्केट में था, और आज की जो कि FY15 में और आज की डेट में जो है वो लैटिन अमेरिका, टर्की, एमर्जिंग मार्केट्स और यूरोप सब में काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड मार्केट है। और अगर हम अभी भी देखें तो जो सबसे ज़्यादा जो इनका रेवेन्यू है वो यूरोप से आता है। पूरी कंपनी का जो 47% रेवेन्यू है वो यूरोप से आता है अभी भी। अब जबकि हमें ये समझ में आ गया है कि कंपनी की हिस्ट्री क्या थी और ओवरऑल कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स कैसे बदले हैं ओवर टाइम, क्या क्या सेगमेंट्स हैं, क्या क्या मार्केट प्रेजेंस है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, यानी कि फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं। अभी तक पास्ट का तो हमने समझ लिया, तो फ्यूचर में अगर हम बात करें तो कंपनी की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि अब जो कंपनी का फोकस है वो हायर प्राइस रियलाइजेशन पे है, यानी कि जो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके और धीरे धीरे जो है अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसे इंक्रीज़ करने का गोल है। सिमिलरली जो कंपनी है वो फोकस कर रही है कि जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं उनमें अपना शेयर धीरे धीरे बढ़ाए। तो US मार्केट में जो है अभी पिछले 1-2 सालों में इन्होंने API में तो ऑलरेडी एंटर किया हुआ है, तो API तो ये ऑलरेडी सेल करते हैं, बट फॉर्मुलेशंस जो हैं ये नहीं सेल करते हैं। तो अब जो इनका फोकस है वो US मार्केट पर है। सिमिलरली ये स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं चाइना मार्केट में एंटर करने की। फ्यूचर में ये कोशिश कर रहे हैं कि दवा के साथ साथ जो है वो वैक्सीन्स भी बनाएं, तो ये एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है जो कि आगे चल के ये एंटर करेंगे। एल्बेंडाजोल एक API है जो कि दवा बनाने में यूज़ होती है जानवरों की। बेसिकली जो ऐसी दवा बनाने के लिए जैसे जानवरों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उन्हें मारने के लिए या उन्हें रोकने के लिए जो दवा होती है उसमें यूज़ होता है ये API। तो पूरी दुनिया में सबसे बड़े जो एल्बेंडाजोल के जो API मैन्युफैक्चरर हैं वो ये हैं। वो जो फैसिलिटी है इनकी इन वाइजैक, उसकी जो कैपेसिटी है वो ये 60% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जो इसका प्रोडक्शन है वो 2022 में स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो ये है कि ये काफ़ी सारे जो है US में VMF फाइल कर रहे हैं टू सपोर्ट देयर API ग्रोथ इंजन। बहुत सी जो इनकी APIs हैं जो कि यूरोपियन मार्केट्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उन्हें जो है ये US में भी लॉन्च करना चाहते हैं, और ऑलरेडी इन्होंने जो है उसके लिए VMF फाइल कर दिया है। VMF जो है वो होता है वेटनरी मास्टर फाइल, US FDA की तरह आप एक सिमिलर अप्रूवल समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट है वो ये है कि बहुत से प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ पेटेंट हो रहे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो ये लोग कोशिश करेंगे कि उन नए प्रोडक्ट्स में भी जो है जल्द से जल्द अपने जेनेरिक प्रोडक्ट्स लेकर आएँ। तो इस चार्ट में जो है आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये दिखा रहा है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने जो हैं वो पेटेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं जिनके जो है ये लोग जेनेरिक प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। तो अगर हम US मार्केट की बात करें तो इस साल
जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज से भी ज़्यादा VMF फाइल किए थे इन्होंने इन द US मार्केट। तो और ये जो थे वो थर्ड लार्जेस्ट VMF फाइलर थे इस साल इन द US मार्केट। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि इस कंपनी की री रेटिंग हो सकती है। तो एक तो ये कि जो API का जो मार्केट है उसमें बहुत सी कंपनीज, स्पेशली US कंपनीज जो है वो China+1 मॉडल को एक्सप्लोर कर रही हैं। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि चाइना और US के रिलेशन में टेंशन चल रही है, तो US कंपनीज जो है कोशिश कर रही हैं कि चाइना के अलावा भी जो दवाई बनाने के लिए जो APIs हैं वो इम्पोर्ट करें। उस सेंस में जो है इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी इसके साथ हुई थी, जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना पूरा का पूरा स्टेक जो है वो सेल कर दिया है कार्लाइल ग्रुप। अगर आप नहीं जानते कि कार्लाइल ग्रुप क्या है, तो कार्लाइल ग्रुप एक बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो कि लोगों का पैसा मैनेज करता है। ये जो है एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि कंपनीज को अक्वायर करता है और फिर कुछ समय के बाद जो है उन कंपनीज को सेल कर देता है। और अभी तक इनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही इंप्रेसिव है और काफ़ी सिग्निफिकेंट जो प्रॉफिट है इन्होंने कमाया है बाय डूइंग दिस। ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज, हर तरीके की कंपनीज को अक्वायर करते हैं, बट इनका मेन मोटिव ये होता है कि ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स की भाई उसका शेयर बढ़ जाए और फिर हम इसे जो है बेचते हैं महंगे में। वो एक री रेटिंग का फैक्टर इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है और ये कंपनी की वैल्यू को बढ़ाना चाहती है, तो ये ऐसे स्टेप्स लेगी जिससे कंपनी की जो वैल्यू है या जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़े और वो उसे महंगे में बेच सके। अब मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें तो बता दी, अब मैं आपको कुछ की रिस्क बता देता हूँ इस कंपनी के। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क जो मुझे लगता है वो है फॉरेन करेंसी का। पहले भी ऐसा देखा गया है कि भाई टर्की में, क्योंकि टर्की इनका काफ़ी बड़ा मार्केट है, वहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, उनका करेंसी जो है बहुत डिवैल्यू हो गया था। इस वजह से जो है जो ओवरऑल रेवेन्यू है, क्योंकि हम ऑब्वियसली इंडिया में जो रेवेन्यू है वो इंडियन रुपीज़ में काउंट होगा क्योंकि इंडिया की लिस्टेड कंपनी है, तो जो क्योंकि भले ही अच्छी ग्रोथ हो किसी कंट्री में, लेकिन अगर उसकी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो जाएगी तो जो इंडियन रुपीज़ हैं वो बहुत कम आएंगे और जो है और ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है तो उनकी करेंसी पे भी डिपेंड करेगी। ये सिर्फ इस कंपनी का रिस्क नहीं है, बहुत सी जो MNCs हैं उनमें ये रिस्क रहता ही है। ये लोग काफ़ी हेजिंग करते हैं बट उसके बावजूद भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रिस्क रहता है ये। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क है वो ये है कि अगर कोई एक ऐसा इन्फेक्शियस डिसीज़ उन एनिमल्स को हो जाता है जो कि उन एनिमल्स की सेल और प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है, वो डायरेक्टली इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फार्मर्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करेंगे उन एनिमल्स की दवाओं के लिए। फाइनली जो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क है वो ये है कि क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट प्लेस है, बहुत ही कुछ फ्यू कस्टमर्स हैं जो कि बहुत बड़ा शेयर ओन करते हैं इस मार्केट का, और सिमिलरली इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े मतलब हाई रेवेन्यू क्लाइंट्स हैं, तो अगर उनमें से एक भी क्लाइंट जो है वो हटता है तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ सकता है कंपनी के रेवेन्यूज़ पर। तो अब हमें सब समझ में आ गया है कि कंपनी कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है। फाइनली बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। जैसे मैंने आपको समझाया था कि टिल 2018 इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट था और धीरे धीरे जो है ये अपना डेट कम कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है इनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। अब ये कम कंपनीज एक्वायर कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो इनके नंबर्स में भी दिखता है। जो अगर आप ROCE देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हर साल कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फ्रॉम 7.8% इट इज़ ऑलरेडी रीच्ड 17.8%, विच इज़ लाइक टेरिफिक, और हर साल कंसिस्टेंट राइज है। सिमिलरली अगर आप नेट डेट टू एबिटा देखेंगे तो वो भी कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। तो वैल्यूएशंस में अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो पिछले 3 सालों में FY17 से लेके FY19 तक बहुत ही एक्सीलेंट जो है वो ग्रोथ हुई है। APIs डिवीजन में जो है लगभग 30% की कैगर ग्रोथ है, विच इज़ एक्सेप्शनल। सिमिलरली फॉर्मुलेशंस में भी 20.5% की कैगर ग्रोथ है। इसीलिए ओवरऑल जो बिज़नेस है वो भी लगभग 20 से 22% से ग्रो करा है ओवर द लास्ट 3 ईयर्स कैगर ग्रोथ। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। तो इस टेबल में आपको बहुत से नंबर्स दिख रहे होंगे, पर इनमें से मैं आपको सारे नंबर्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं टिल 2020 तो एक्चुअल नंबर्स हैं, बट 2021 एंड बियॉन्ड जो हैं वो अजम्पशंस हैं जो कि मुझे लगता है, और किस ग्रोथ से किस जो है रेट से ये लोग ग्रो करेंगे और कितना इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, कितना इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उस हिसाब से मैंने ये पूरी टेबल भरी हुई है। पर मैं इसका लिंक जो है गूगल शीट्स है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप चाहें तो इस नंबर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जिसका प्राइस है वो ये 2020 का वो डायनेमिकली फेच होता है, तो जो भी गूगल फाइनेंस में जो प्राइस होगा उस हिसाब से ये प्राइस फेच हो जाएगा। तो आप जब इसकी ग्रोथ रेट चेंज करेंगे या फिर इसका इंटरेस्ट कॉस्ट चेंज करेंगे, डेप्रिसिएशन चेंज करेंगे, तो उस हिसाब से जो है आपको जो फाइनल रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाएगा।
तो जो मैंने नंबर्स अज्यूम करे हैं उसके हिसाब से जो कंपनी की ईपीएस है वो 2020 में 2.84 है, जो कि मुझे लगता है सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगी और बाय 2026 ये 10.28 हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ईपीएस इतना ज़्यादा कैसे ग्रो कर सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से भी ज़्यादा ग्रोथ है ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी की जो, अगर आप कुछ इंटरव्यूज़ देखेंगे कंपनी के मैनेजमेंट के, तो वो ये गाइड कर रही हैं कि हम ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जो हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं उन्हें हम 2 से 3 बेसिस पॉइंट से ग्रो कर लें, 200 से 300 बेसिस पॉइंट से ग्रो करेंगे, यानी 2 से 3% से ग्रो होंगे। तो ऐसा पास्ट में भी अभी देखने को मिला है। तो अगर आप कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 2019 में 12% थे, जो ऑलरेडी 17% तक आ चुके हैं, और 2026 तक मैंने माना है कि ये 19% तक बढ़ जाएंगे। द मेन रीजंस फॉर द इंक्रीज़ इन ऑपरेटिंग मार्जिन बीइंग कि कंपनी जो है इंजेक्टेबल्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है एज़ कम्पेयर टू ओरल्स, यानी कि दवा की बजाय जो इंजेक्शंस होते हैं उनमें ज़्यादा मार्जिन होता है, तो उन पे ज़्यादा फोकस कर रही है और उनकी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रही है। सिमिलरली जो इनके डिफरेंट मार्केट्स हैं उनमें जो डेवलपिंग मार्केट्स है उनकी बजाय ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड मार्केट्स में ग्रो करें और नए नए मार्केट्स में जाएं। तो जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं जैसे कि यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, इनमें ये जाने की, यूरोप में तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़े हैं, बट यूएस और ऑस्ट्रेलिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूएस और ऑस्ट्रेलिया में अगर ये लोग अच्छे से एंटर कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इन सब के कॉम्बिनेशन की वजह से, और साथ साथ जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं, जिससे ये चाहते हैं कि भाई और ज़्यादा मार्जिन्स इंक्रीज़ हों। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला के ये जो है 17% से बढ़ के 19-20% तक जा सकता है। मैंने 19% माना है, आप चाहें तो अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ के। सिमिलरली जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो मैंने माना है कि अभी 36 करोड़ है इन 2020, ये इंक्रीज़ होकर 50 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्विजिशन का कंपनी का प्लान अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लोग प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सिमिलरली जो टैक्स रेट है वो मैंने एग्जिस्टिंग माना है, अभी जो है 20% है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो है ऐसे 20 के आसपास लगभग 22% रहेगा इन 2026। तो फ्रॉम 2.84 टू 10.28 अगर EPS होता है, और क्योंकि मुझे लगता है कि 2026 तक जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो शायद स्लो हो जाएगा। इस टाइम पे तो जो है लगभग 15-16% से ग्रो कर रहा है, बट आगे जाके जो है ये 8-10% रह जाएगा, क्योंकि कंपनी बड़ी हो जाएगी तो थोड़ा बेस इफेक्ट भी आएगा। तो इसलिए मैं मान रहा हूँ कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 30 का रहेगा इन 2026। और जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं जो कि अभी 24.84 करोड़ हैं, वो लगभग जो है 5% से बढ़ जाएंगे इन जो कि 26 करोड़ और 8 लाख हो जाएंगे इन 2026। ये मैंने इसलिए अज्यूम किया है क्योंकि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी शेयर्स देती है हर साल, और साथ साथ हो सकता है कि ये बीच में पैसे इकट्ठा करने के लिए भी थोड़ा डाइल्यूशन करें। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो शेयर का प्राइस आ रहा है वो 2026 में आ रहा है 293 रुपीज़। करंट प्राइस जो है वो है 151 रुपीज़। तो अगर 6 साल में इन नंबर्स के हिसाब से 151 से 293 अगर जाता है, तो जो एक्सपेक्टेड कैगर ग्रोथ रेट है वो हर साल 11.72 लगभग 12% का आता है। इसमें मैंने काफ़ी अपने हिसाब से कंजर्वेटिव नंबर्स अज्यूम किए हैं। आप चाहें तो इन नंबर्स को चेंज करके खुद से देख सकते हैं। मैं जनरली कैसे वैल्यू करता हूँ एक कंपनी को, मैं ये देखता हूँ कि मैं कितने प्राइस पे ख़रीदूँ कंपनी के, मुझे एटलीस्ट 15% कैगर रिटर्न मिले ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, क्योंकि अभी कंपनी ऑलरेडी काफ़ी रन अप कर चुकी है। अगर आप देखेंगे तो इसका शेयर लगभग 60-70 रुपये से बढ़ के ऑलमोस्ट 151 हो गया है, बट उसके बावजूद भी जो है मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये 12% का कैगर रिटर्न अभी भी दे सकता है ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। बट कुछ भी डेफिनेट नहीं है, इसमें बहुत से नंबर्स जो है मैंने अज्यूम किए हुए हैं, बट मुझे लगता है कि वो काफ़ी रीज़नेबल नंबर्स हैं। जैसा मतलब मैंने काफ़ी मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ सुने, एनुअल रिपोर्ट पढ़ी और बहुत सी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी। कुछ रिसर्च रिपोर्ट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो उन सब के बेसिस पे मुझे लगता है कि भाई 11-12% का कैगर दे सकती है ये कंपनी फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। ऑब्वियसली बीच में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, कंपनी का शेयर बहुत ऊपर बहुत नीचे जाएगा। फाइनली ये जो टेबल है इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि
मुझे कितना रिटर्न चाहिए तो मुझे कितने की शेयर प्राइस पे ख़रीदना चाहिए। और ये भी डायनेमिक टेबल है, जैसे जैसे इसके ऑपरेटिंग मार्जिन या इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, कुछ भी नंबर्स यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो उस हिसाब से इसके जो नंबर्स हैं वो जो स्टॉक का प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। ये जो वैल्यूएशन की शीट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। अगर आप चाहें तो उसको उसकी एक फ़ाइल में जाके मेक अ कॉपी करके एक अपनी कॉपी बना सकते हैं, नंबर्स को एडिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और अपनी वैल्यूएशन पे अराइव कर सकते हैं। मैं जो है फाइनली मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप मेरे नंबर्स की बजाय और मेरे वैल्यूएशंस की बजाय आप खुद जो अपने नंबर्स चाहें वो इसमें डालिए और आप देखिए कि आप और अपना एक क्राइटेरिया सेट करिए कि आपको कितना % रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो अपना एक क्राइटेरिया सेट करिए। जैसे मेरा जो क्राइटेरिया है वो 15% का है, पर कई बार मैं 10 से 12% भी कर देता हूँ अगर मुझे लगता है कि जो मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जो नंबर्स हैं वो काफ़ी डेफिनेट हैं और जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है उन नंबर्स को लेकर। तो फाइनली मेरे हिसाब से अभी भी कंपनी में काफ़ी ग्रोथ बाकी है और इसका शेयर प्राइस उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। बट क्योंकि मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता तो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे कैसा भी जा सकता है और बीच में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। बट क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है और जो कि डायनेमिकली चेंज करता है हर साल, जैसे जैसे मैं मैनेजमेंट का इंटरव्यूज़ दूँगा, उन्हें फॉलो करूँगा, तो जैसा एक्चुअल जो सेल्स के नंबर्स आएंगे मैं उन्हें एडिट करता रहूँगा उस हिसाब से और देखता रहूँगा कि कंपनी कैसे इवॉल्व कर रही है, उस हिसाब से डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है। तो फाइनली अगर आपको इस तरीके की डिटेल्ड वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस तरीके की वीडियोस लाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरी वैल्यूएशन करनी पड़ती है, कंपनी का बिज़नेस इन एंड आउट समझना पड़ता है, कंपनी को समझना पड़ता है और फाइनली फिर जाके मैं ऐसी वीडियोस बना पाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स में बताइएगा और आप आगे इस तरीके की वीडियोज़ अगर और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।